तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन का ये ट्यूटोरियल हम लोग सिर्फ बेसिक लेवल के ऊपर देख रहे हैं, सिर्फ आपको ये आइडिया देने के लिए कि आप लोगों ने अगर इससे पहले पाइथन नहीं पढ़ी हो या पाइथन की आप लोगों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं है तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आप लोगों ने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आपके फिफ्थ सेमेस्टर तक। तो उनमें से अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप है तो आपने सिर्फ उसके कंसेप्ट को अप्लाई करना है पाइथन के ऊपर। आपको पता है कि हर लैंग्वेज में कंसेप्ट्स बेसिक सेम रहते हैं, हर लैंग्वेज में वेरिएबल्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, हर लैंग्वेज के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, रेपिटेशन स्टेटमेंट्स होती हैं, उसमें फंक्शंस होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह पाइथन के अंदर भी ये सारी फंक्शनैलिटीज आपको मिलेंगी। ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने इसके सिंटैक्स को देखना है कि बाकी लैंग्वेजेस में ये किस तरह से लिखा जाता है और पाइथन में किस तरह से लिखा जाता है। तो एक लैंग्वेज जो हम लोग अमूमन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सभी पढ़ते हैं वो है सी या सी प्लस प्लस। तो हम लोग सी प्लस प्लस को एज अ कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे और उसके कंसेप्ट को जिस तरह आप लोग पढ़ते हो फर्स्ट सेमेस्टर में उसी को वन बाय वन उठाते जाएंगे और उसको पाइथन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई एडवांस लेवल ट्यूटोरियल नहीं है जिसमें आपको पाइथन के हर फीचर के बारे में बताया जा रहा है। तो एक लेक्चर है हमारे पास इस पाइथन के लिए, तो हम लोग सिर्फ इसके बेसिक फीचर्स को देखेंगे और उस फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने का तरीका पाइथन में चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्चुअली पाइथन है क्या चीज। तो पाइथन के बारे में कहा जाता है कि इट इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज। तो जनरल पर्पस लैंग्वेज के बारे में कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन कर सकता है कि जनरल पर्पस लैंग्वेज से क्या मुराद है? एनीवन? रिजवान 369, जनरल पर्पस लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? सर नहीं आइडिया? अच्छा, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है, इसे हम एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। इससे पहले कोई जनरल पर्पस लैंग्वेज आपने देखी है? क्यों जहां से? जावा। जावा? जावा जनरल पर्पस कैसे, कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? सर उसे हम मोबाइल डेवलपमेंट में भी यूज कर रहे हैं, उसे डाटा माइनिंग में भी यूज कर रहे हैं, उसे वेब डेवलपमेंट के बैकएंड पे भी यूज कर रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। पीएचपी के बारे में क्या ख्याल है, उसको जनरल पर्पस सर कहेंगे? पीएचपी जनरल पर्पस नहीं है, वो सिर्फ सर्वर साइड लैंग्वेज है, उसको सिर्फ हम वेब में यूज करते वेरी गुड। तो जनरल पर्पस लैंग्वेज ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिसका कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट नहीं होता यूज करने के लिए। जैसे प्रोलोग आपने यूज की, उसे आप वेब डेवलपमेंट में यूज नहीं कर सकते। इसी तरह आप लोग सी प्लस प्लस वगैरह पढ़ते हो, उसको जनरल पर्पस लैंग्वेज आप कह सकते हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं जो आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर हेल्प आउट कर सकते हैं, आपको सर्वर स्क्रिप्टिंग में हेल्प आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, मतलब इसका ये है कि आप इसे वेब डेवलपमेंट में यूज करना चाह रहे हैं तो ये आपको उसमें भी हेल्प आउट कर सकती है। इसको एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी यूज किया जा सकता है, हर एक चीज के लिए इसके अंदर पैकेजेस मौजूद हैं। आप इसको डाटा साइंस में यूज करें, आप इसको मशीन लर्निंग में यूज करें, तो हर चीज को ये कवर कर सकती है। इट इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, इसमें कोई भी आप लोग टास्क स्पेसिफिक नहीं करते। अच्छा, दूसरा इसका फीचर यह है कि इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इससे क्या मुराद है? अहमद रजा 196। आप लोगों ने कुछ लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, उसमें से कुछ कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ इंटरप्रेटेड कुछ होती हैं। इंटरप्रेटेड होती हैं। तो इंटरप्रेटेड से क्या मुराद? सर ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती हैं। वेरी गुड, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होने वाली लैंग्वेजेस को हम लोग इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस कहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पाइथन की जितनी भी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है वो सारी की सारी इंटरप्रेटेड होती है। आप इसको भी एक बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ऑब्जेक्ट कोड की तरह इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जिस तरह सी के अंदर कंपाइल करने के बाद आपके पास एक ऑब्जेक्ट कोड आ जाता है, ये एग्जीक्यूट एग्जी फाइल आ जाती है। इसके अलावा ये इंटरेक्टिव लैंग्वेज है, आप इसको शेल के ऊपर लाइव कोड लिख के उसके साथ इंटरेक्शन विद इंटरेक्शन ऑफ डाटा आप उसके प्रोसीजर्स को या एप्लीकेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं लाइव टाइम पे। इसी तरह बाकी लैंग्वेजेस की तरह जैसे सी प्लस प्लस में आपको का फीचर मिलता है, इस लैंग्वेज के अंदर भी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करने की कैपेबिलिटी अवेलेबल होती है। तो अगेन इट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, इसके अंदर आपको असेंबली या बाइनरी कोड की तरह की कोडिंग नहीं करनी पड़ती, ये आम ह्यूमन बींग्स के लिए लिखी गई है। तो इसके अंदर जो वर्डिंग है वो बिल्कुल सादा सी है, आप सिंपल सिर्फ फीचर्स को यूज़ करते हैं
तो जब हम लोग ऐसी लैंग्वेजेस यूज कर रहे होते हैं विच आर इजी फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड, तो उसको हम लोग कह रहे हैं कि दीज आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो पाइथन एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है हाई लेवल लैंग्वेज की, ठीक है। और सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात जिसकी वजह से इतनी पॉपुलर है वो ये है कि ये ओपन सोर्स लैंग्वेज। ओपन सोर्स लैंग्वेज या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर ओपन सोर्स है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी जिस कोड के थ्रू परफॉर्म हो रही है वो सबको अवेलेबल है। कोई भी उसको अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकता है और मॉडिफाई करने के बाद वो एक अलग उसका वर्जन अब इंट्रोड्यूस करवा सकता है मार्केट के अंदर। तो इसमें किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। और इसी ओपन सोर्स होने की वजह से आज ये लैंग्वेज इतनी पॉपुलर और इतनी पावरफुल बन चुकी है। हर कोई इसको अपने मर्जी के हिसाब से इंपोर्ट करता है, इसके अंदर चेंजिंग्स करता है और एक नया इसका फ्रेमवर्क के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाता जा रहा है, ठीक है। तो ओपन सोर्स होने की वजह से इसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन मजीद बढ़ती जा रही है। कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं वो जरी बड़ी स्टैटिक किस्म की होती हैं, मतलब उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग स्टाइल वो आपने एक स्पेसिफिक फॉलो करना होता है। प्रोग्रामिंग के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, ऊप स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके पास इस हिसाब से बड़ी वैरायटी अवेलेबल है। आप इसके अंदर अपनी मर्जी का कोडिंग स्टाइल या अपनी मर्जी का प्रोग्राम स्टाइल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जितने भी पॉपुलर हमारे पास प्रोग्रामिंग स्टाइल है फंक्शनल से लेके स्क्रिप्टिंग तक, तो इन सारे को सारों को सपोर्ट करती है। आप अपनी मर्जी के स्टाइल को इसमें यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है जो किसी डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट से मुराद में मेरी है सी प्लस प्लस या इस तरह के जो टाइकून्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर या मार्केट को कैप्चर करके बैठे हुए हैं, तो इस लैंग्वेज के अंदर कैपेबिलिटी कि आपके पास इंटीग्रेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। बड़े आराम से ये डिफरेंट पैकेजेस को यूज करते हुए विद अ फ्यू लाइंस ऑफ कोड आप अपने कोड को इंटीग्रेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम चल रहा है उसके साथ। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इंस्टॉलेशन के ऊपर। इंस्टॉलेशन से रिलेटेड मैं ऑलरेडी आपको मिड से पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं रिकमेंड करूंगा आपको आप एनाकोंडा को एज अ पैकेज मैनेजर यूज करें। तो एनाकोंडा को जब आप पैकेज मैनेजर यूज कर रहे होंगे तब आपसे पाइथन के वर्जन के बारे में पूछता है तो आप 3.8 को यूज कर लें। ये 3.8 प्लस आपके पास कोई भी वर्जन अवेलेबल है तो आप उसको डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एनाकोंडा अगर आप लोग यूज नहीं करना चाह रहे तो उसमें कोई भी मेरी तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपनी मर्जी को कोई भी पैकेज मैनेजर उसमें यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अब एनाकोंडा की अगर मैं बात करूं तो उसके डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल हैं, हम लोग वो भी देख सकते हैं। वेब ब्राउजर की आपको विंडो शो हो रही है? क्यों जाजेब, ब्राउजर शो हो जी रहा है? सर, हो रही है। ओके ठीक है। तो एनाकोंडा की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, आज से 1-2 साल पहले तक इसका एक ही वर्जन अवेलेबल था इंडिविजुअल्स के लिए, लेकिन अब क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी और बाकी चीज़ें फ्रेमवर्क वाइज काफ़ी इंप्रूव कर चुकी हैं तो इन्होंने इसके डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग कर दिए हैं। तो आप जब जाएंगे इस पेज के ऊपर, इसके होम पेज पे, तो आपको कमर्शियल एडिशन भी मिलेगा, टीम एडिशन, इंटरप्राइज, प्रोफेशनल, हर तरह के एडिशन इसका मिलेगा। तो हम लोगों ने इसको किसी प्रोफेशनल यूज़ के लिए तो इस्तेमाल नहीं करना, तो आप इंडिविजुअल एडिशन पे जाएंगे, ठीक है। और इंडिविजुअल एडिशन में आपको डाउनलोड की ऑप्शन मिल जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम इसके जो पैकेज साइज है वो डिफरेंट हो सकता है। 300 से लेकर 500 MB तक इसका साइज है। तो आप इसको डाउनलोड करें और सिंपल एक सॉफ्टवेयर की तरह आपने इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। मोस्टली बच्चे विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे तो इस टाइम ये विंडोज़ के ऊपर चल रहा है, विंडोज़ आप इसको ऑटोमेटिकली पाथ वगैरह सेट इसका कर लेगा। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप एनाकोंडा को एज अ पैकेज मैनेजर यूज़ करें। लेकिन अगर आप कोई दूसरा ऑलरेडी पैकेज मैनेजर यूज़ कर रहे हैं तो मुझे उसमें भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो अगर आप एनाकोंडा इंस्टॉल करेंगे तो एनाकोंडा इंस्टॉल करने के बाद आपके पास सर्च के अंदर सर्च में आपके पास एनाकोंडा के डिफरेंट प्रोग्राम्स आ रहे होंगे। तो एक है एनाकोंडा नेविगेटर, ये उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को प्रेफर करते हैं। तो जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे आपके पास एक GUI या डैशबोर्ड टाइप चीज़ ओपन हो जाएगी। आपने उस GUI के ऊपर जाके डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे। जैसे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो आप सिर्फ उसका नाम लिखेंगे, उसके सामने इंस्टॉल का बटन बना होगा, तो आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके इन्वायरमेंट के अंदर उस चीज़ को इंस्टॉल कर देगा। तो ये अगर कोई स्टूडेंट GUI से कंफर्टेबल है तो इसके लिए भी फीचर्स अवेलेबल हैं। और अगर कोई स्टूडेंट कमांड लाइन को यूज़ करना चाह रहा है तो उसके लिए भी उसके पास एनाकोंडा कमांड प्रॉम्प्ट अवेलेबल होगा।
ठीक है। तो ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के नाम से आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप विद द हेल्प ऑफ कमांड्स कोई भी फीचर या कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर। वापस चलते हैं हम लोग स्लाइड्स पे। तो रिकमेंडेड यही है कि आप एनाकोंडा पैकेज मैनेजर को यूज करें विद पाइथन 3.8। अब लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट्स की। तो पाइथन के अंदर अब ये है कि हम लोग मोस्टली जो काम करेंगे वो इन्वायरमेंट बना के करेंगे। अब मैं पाइथन के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अगर कर रहा हूँ तो हर प्रोजेक्ट की डिमांड डिफरेंट होती है पैकेजेस की। हर प्रोजेक्ट के अंदर जो मेरे पास लाइब्रेरीज हैं उसके डिफरेंट वेरिएंट्स यूज किए जा रहे होते हैं। तो अब होता क्या है कि अगर आप एक ही इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो एक ही इन्वायरमेंट में काम करने का नुकसान ये होता है कि अगर प्रोजेक्ट 1 में मुझे लेट्स सपोज पांडास की वेरिएंट चाहिए 1.4 और प्रोजेक्ट 2 में उसका वेरिएंट चाहिए 1.6, जब दोनों सेम चीज को रेफर कर रहे होंगे तो एक प्रोग्राम उसमें ठीक चल रहा होगा, दूसरा प्रोग्राम उसमें ठीक नहीं चल रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे ही एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट के एक डिफरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं। अब इन्वायरमेंट क्रिएट करने से ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट की लाइब्रेरीज और उसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं वो बाकी प्रोजेक्ट से डिफरेंट हो जाती हैं। ऐसी है कि जिस तरह आपने उसको एक बाउंड कर दिया एनवायरनमेंट के अंदर, इस एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होगी वो मेरे बेस इन्वायरमेंट को या दूसरे इन्वायरमेंट्स को अफेक्ट नहीं करेगी। तो पाइथन के अंदर क्योंकि सारी की सारी चीज डिपेंडेंसी के ऊपर चल रही होती है, तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली इसके बेस इन्वायरमेंट में कोड स्टार्ट ना करें। पाइथन के अंदर अगर आपने कोड करना है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसके लिए एक सेपरेट इन्वायरमेंट बना लें, ताकि अगर आपसे कोई गलती होती है, कोई ऐसा पैकेज इंस्टॉल हो जाता है जिसकी वजह से पाइथन की एग्जीक्यूशन में मसला आ रहा है, तो वो सिर्फ आपका बनाया गया इन्वायरमेंट ही उससे इफेक्ट हो, उसकी वजह से बेस इन्वायरमेंट या बाकी इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आए। तो इन्वायरमेंट की क्रिएशन और एक्टिवेशन किस तरह से की जाती है, जिस तरह आपको अभी तक आइडिया नहीं है, मुझे भी आइडिया नहीं है, तो हम लोगों के पास एनाकोंडा की तरफ से पूरा का पूरा मैनुअल अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक गूगल के लिए क्यूरी लिखता हूँ, क्रिएट कोंडा इन्वायरमेंट, तो ये docs.conda.io के नाम से इनकी एक पूरी पूरी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है कि आप इन्वायरमेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट्स को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये क्यूरी ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल भी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप कमांड लाइन में जाके लिखते हैं कोंडा क्रिएट नेम माई इन्वायरमेंट, तो आपका एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इस टाइम अगर मैं वापस आऊँ डैशबोर्ड पे तो ये रिप्रेजेंट भी कर रहा है कि बेस इन्वायरमेंट को यूज कर रहा है, इसके अलावा कोई भी इन्वायरमेंट अवेलेबल नहीं है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कोई नया इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट्स में जाऊंगा, यहाँ पे क्रिएट न्यू करूंगा और एक नया इन्वायरमेंट का नाम देके उसके पाइथन के वेरिएंट को सिलेक्ट करके मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो ऑटोमेटिकली ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं जीयूआई को प्रेफर नहीं करता तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं इस कमांड को यूज करना चाह रहा हूँ, कोंडा क्रिएट नेम इन्वायरमेंट। तो मैं वापस ऑलरेडी एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली लिखता हूँ कोंडा क्रिएट, नेम का पैरामीटर बताएगा उसका नाम क्या रखना है, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ एआई क्लास, ठीक है। तो अब मैं एआई क्लास के नाम से एक इन्वायरमेंट बनाना चाह रहा हूँ, तो इसमें एक और फंक्शनैलिटी आपके पास अवेलेबल, अगर आप कोई पाइथन का स्पेसिफिक वेरिएंट इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप यहीं पे इसको बता दें, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई स्पेसिफिक पैकेज इंस्टॉल करना चाह रहे हैं ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंट तो वो भी आप बता दें। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि उस पाइथन के वेरिएंट को या उसी पैकेज को आपके डिफॉल्ट पैकेज के साथ इंस्टॉल कर लेगा। तो यहाँ पे मैं इसको स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ कि मैं जो इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ पाइथन का, जिसका नाम एआई क्लास रख रहा हूँ, उसके अंदर तुमने जो पाइथन इंस्टॉल करनी है वो 3.8 होनी चाहिए, ठीक है। तो एंटर प्रेस करता हूँ, ये मुझसे पूछता है कि आप एक नया इन्वायरमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो आई सिंपली हैव टू से यस। कुछ एक रिजॉल्व करेगा क्यूरीज को और उसके बाद ये पैकेज मैनेजमेंट को स्टार्ट कर देगा। तो कुछ एक बेसिक पैकेजेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली आपके नए इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको मजीद पैकेज चाहिए तो आपको सेपरेटली इस पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बहरहाल जितनी देर में ये अपनी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं हम लोग वापस आ जाते हैं स्लाइड के ऊपर। तो पाइथन के अंदर हम लोग जो प्रोग्रामिंग करेंगे या जो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट मैं रिकमेंड करता हूँ वो है जुपिटर नोटबुक। तो जुपिटर नोटबुक एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, उसमें से एक दो फ़ायदे हम लोग देख लेंगे जो हमारे से रेलिवेंट है। अगर लेट्स सपोज आप तो कंफर्टेबल नहीं है जुपिटर के साथ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट का एक माइंडसेट होता है कि नहीं जी आईडी जिस तरह आपका आमतौर पे होता है वैसे ही होना चाहिए, तो उनके लिए एक और ऑप्शन अवेलेबल है स्पाइडर के नाम से।
तो रिकमेंडेड है आपसे कि आप अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है या अपनी बेटर प्रोग्रामिंग के लिए आप जुपिटर नोटबुक को इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप उसके अगेंस्ट स्पाइडर या पाइचार्म इस तरह का कोई भी जो ट्रेडिशनल आईडीज होते हैं उसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल ये ट्रांजैक्शन चल रही है, इट विल टेक सम टाइम। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन का आंसर तब तक आप लोग मुझे बता दें कि व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम टू लर्न पाइथन। ऑलरेडी आप लोग सी प्लस प्लस को जानते हैं, जावा आप लोगों की ग्रिप जाहिर सी बात उस पर अच्छी होगी क्योंकि आप ऑलरेडी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह पढ़े हैं, एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप पढ़ चुके हैं। तो जब एक आप लोग ऑलरेडी लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप ले चुके हैं तो पाइथन के ऊपर अब आप मजीद टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? एनीवन क्लास में कोई भी स्टूडेंट जिसको आइडिया हो कि हम लोग पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं? सर मल्टीपल रीजंस हैं। जैसे मल्टीपल कि रीजंस। पाइथन एक यूजर फ्रेंडली ज्यादा है जावा ठीक के है। रिलेटेड, जावा के मुकाबले में। दूसरी चीज ये है कि जो जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसकी जितनी ज्यादातर हमारे पास डोमेन्स आती हैं उनमें ज्यादातर पाइथन यूज होती है, क्योंकि इस फील्ड से रिलेटेड ज्यादा काम पाइथन के ऊपर हुआ हुआ है। जावा भी सपोर्ट करती है लेकिन वो उस एफिशिएंसी के साथ नहीं करती जिस एफिशिएंसी के साथ पाइथन करती ठीक है, तो जहांजेब ने हमें मल्टीपल इसकी रीजन बता दी। सबसे पहली कि ये ज़्यादा आसान है, सिंपल इसका जो आर्किटेक्चर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जावा। दूसरे नंबर पे हम लोग क्योंकि कोर्स पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो जाहिर सी बात है हम लोग पहले बता चुके हैं कि हमें सारे की सारी जो डिपेंडेंसी है वो पैकेजेस के ऊपर रहेगी। तो जितने मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इसकी सब डोमेन से रिलेटेड आपके पास कोड अवेलेबल है, वो उसमें से मोस्टली सिर्फ आपके पास पाइथन में अवेलेबल है। तो एक और क्लियरिटी कर दें कि एक्चुअली मशीन लर्निंग इससे रिलेटेड जितने पैकेजेस हैं वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं ज़्यादातर स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड के ऊपर। और स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड के अंदर जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है वो आर है। ठीक है, तो कोई भी आप पैकेज देखेंगे पाइथन के अंदर तो उसमें से मोस्टली पैकेजेस ऐसे होते हैं जो पहले आर में इंप्लीमेंट किए जाते हैं। जो आपके स्टैटिशियंस होते हैं उस पैकेज को यूज करते हैं, उसके अंदर जो बग्स वगैरह आते हैं उसको रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक स्टैटिशियन एज कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंटिस्ट बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है किसी भी मॉडल को। तो जब उसके अंदर हमारे पास जो फंक्शनैलिटी है वो क्लियर होना शुरू हो जाती है तो हम लोग फिर उसके अगेंस्ट उसी पैकेजेस को पाइथन के अंदर भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो पाइथन एक कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए यूज करना ज्यादा आसान है क्योंकि कंप्यूटर साइंटिस्ट ने उसके अगेंस्ट एप्लीकेशंस बनानी है, मॉडल्स बना के कहीं ना कहीं उसको इंटीग्रेट और इम्बेड करना होता है। तो आर के अंदर एक मॉडल मोस्ट केसेस में बता रहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता, वो क्रिएट किया जाता है, उसको वैलिडेट किया जाता है। जब आपके पास कोई फंक्शन लाइब्रेरी आर के अंदर अच्छी काम कर रही है तो उसको आप तो कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए पाइथन में ले आते हैं। तो पाइथन बड़ी रिच है इस सारे हवाले से कि जनाब इसके अंदर हर तरह का पैकेज आपको मिल जाएगा मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब डोमेन से रिलेटेड। तो ये तीन रीजंस थी और काफी बेहतर एक्सप्लेन कर दी ऑलरेडी जहां जेब ने भी। तो वापस हम लोग आते हैं, हमारे पास एक पैकेज क्रिएट हो चुका है, सॉरी इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। तो जितना भी अब मैं क्लास से रिलेटेड काम करूंगा वो इस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए करूंगा। तो मुझे फायदा ये होगा कि अगर क्लास के दौरान मैं कोई ऐसा पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ जिसकी वजह से बाकी डिपेंडेंसीज अफेक्ट हो रही हैं तो उसकी वजह से मेरा अपना काम इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ यही इन्वायरमेंट जो है वो अफेक्ट हो रहा होगा। तो अब इस इन्वायरमेंट को यूज करने का तरीका क्या है? फिलहाल आप लोग देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड के ऊपर मेरे पास जो इन्वायरमेंट चल रहा है वो बेस इन्वायरमेंट है। ठीक है, और मैं बेस इन्वायरमेंट को कभी भी इफेक्ट नहीं करूंगा, इसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी पाइथन की जो एग्जीक्यूशन है वो इफेक्ट हो सकती है। तो अब मैंने एक जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया उसको एक्टिवेट करने के लिए उसने मुझे स्क्रिप्ट यहाँ पे बता भी दिया है कि यू कैन यूज कोंडा एक्टिवेट AI_क्लास। तो इन्वायरमेंट का नाम AI क्लास था, तो मैंने उसको एक्टिवेट किया। अब मैं बेस क्लास की बजाय या सॉरी बेस इन्वायरमेंट की बजाय AI क्लास जो इन्वायरमेंट मैंने अभी अभी क्रिएट किया था उसके अंदर आ गया। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्चुअली जुपिटर नोटबुक को स्टार्ट किस तरह से करना है। तो मैं सिंपली लिखता हूँ जुपिटर नोटबुक। तो जैसे मैं जुपिटर नोटबुक लिखता हूँ ये एक्चुअली एक सर्वर को इनिशिएट करेगा, और सर्वर आपको पता है मोस्टली वेब ब्राउजर्स के ऊपर ही सारी की सारी जो उनकी एग्जीक्यूशन होती है। तो एक वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का, तो इसके अंदर आपके पास सारी की सारी डायरेक्टरीज वगैरह आ रही होंगी। तो बेसिक इंटरफेस जब आप जुपिटर नोटबुक को स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने पूरी पूरी डायरेक्टरी या आपकी होम डायरेक्टरी को ओपन करके देगा। फिलहाल मैं एक कॉन्टेक्स्ट फोल्डर में आ गया हूँ, ये मेरी होम डायरेक्टरी के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक
फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मुझे यूज करनी है पाइथन 3, ठीक है, क्योंकि मैं पाइथन के अंदर कोड करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली पाइथन 3 के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मुझे एक न्यू टैब के अंदर ले गया, और न्यू टैब के अंदर इसने मेरे सामने एक नोटबुक ओपन कर दी है। अब इस नोटबुक के ऊपर क्या होगा कि आपके पास डिफरेंट कोड ब्लॉक्स होंगे। इन कोड ब्लॉक्स के अंदर रहते हुए आपने अपना प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। और उस प्रोग्राम को आपने सिंपली रन के बटन को यूज करते हुए या शिफ्ट एंटर की मदद से आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि एक वैलिड कोड नहीं है। तो पाइथन के अंदर जब हम लोग कोड कर रहे होंगे तो हम लोग मोस्टली इस क्लास में जुपिटर नोटबुक यूज करेंगे। यूज करने का फायदा क्या होगा कि एक तो मैं अपना कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, और उस कोड को साथ साथ इंटरप्रेट भी कर रहा हूँ। दूसरा, मुझे इसमें डॉक्यूमेंट करने में आसानी होगी। तो ये फिलहाल जो ब्लॉक है ये कोड का ब्लॉक है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ मार्कडाउन के साथ। तो मार्कडाउन लैंग्वेज आप लोगों ने देखी होगी। तो मार्कडाउन लैंग्वेज के अंदर मैं डिफरेंट तरीके से अपने कोड को साथ साथ डॉक्यूमेंट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्यूटोरियल क्लास, ठीक है। तो ये एक हेडिंग बन जाएगी। इस हेडिंग के अंडर मैं अगर कोई अपनी नॉलेज से रिलेटेड चीजें लिखना चाह रहा हूँ कि दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, तो ये कोड ब्लॉक्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। ये एज इट इज जिस तरह एक टेक्स्ट होता है आपके पास फॉर रेफरेंस आपके पास रहेंगे, ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअली इस कोड के अंदर इस मॉडल को डेवलप करते हुए मैंने किस किस कंसेप्ट को कंसीडर किया था। तो एक तो आपका कोड साथ साथ डॉक्यूमेंट होता जा रहा है, आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना आसान है, आपके इंस्ट्रक्टर के लिए उसको अंडरस्टैंड करना आसान है, या आपके बाकी टीम मेंबर्स के लिए उसको अंडरस्टैंड करना ज्यादा आसान होगा। तो जब आप लर्निंग फेज से गुजर रहे हैं या किसी चीज की एक्सप्लोरेशन की फेज से गुजर रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आप जुपिटर नोटबुक यूज करें। लेकिन जब आप डेवलपमेंट फेज में आ चुके हैं, आपने मॉडल को डिप्लॉय करना है या उसको डेवलप करके डिलीवर करना है, तो आप उसके लिए अपना कोई ट्रेडिशनल आईडी यूज कर लें, स्पाइडर या फिर पाईचार्म वगैरह जैसा, ठीक है। तो क्लास के लिए फिलहाल हम लोग, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस है, इसके लिए हम लोग सिर्फ यही पाईचार्म सॉरी पाइथन के लिए जुपिटर नोटबुक को यूज करेंगे। बाद में हम लोग एक आध दफा उसको भी यूज करके देख लेंगे, स्पाइडर या पायचाम को। ओके, तो हम लोग वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। तो जुपिटर नोटबुक का आपका आइडिया हो गया कि ये ट्रेडिशनल आईडी नहीं है, ठीक है, इट इज डिफरेंट। इसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन और आपको कोड दोनों चीजें साथ साथ लिखी जा रही हैं। हर चीज आप लोग क्लियर करके लिख रहे हैं कि ये कोड क्यों लिखा गया और इसके अंदर ये पैरामीटर्स क्यों पास किए गए। तो अगर आप अगेन आईडी यूज करना चाह रहे हैं तो स्पाइडर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब हम लोग आ जाते हैं सीधा इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। बड़ी हम लोगों ने बातें कर ली कि क्या होता है क्या होता है। तो स्टार्ट जिस तरह हमारा ट्रेडिशन है प्रोग्रामर्स का कि हमेशा हम लोग करेंगे हेलो वर्ड से। तो हेलो वर्ड से स्टार्ट करने के लिए वापस हम लोग चलते हैं अपने पाइथन सॉरी जुपिटर नोटबुक में। और प्रिंट स्टेटमेंट जिस तरह यूज की जाती है आपकी सी प्लस प्लस के सॉरी सी स्टेटमेंट के अंदर, तो यहाँ पे भी इसके लिए जो कमांड यूज किया जाएगा या जो इसके लिए आइडेंटिफायर है वो प्रिंट है। तो प्रिंट फंक्शन में यूज करूंगा, ठीक है। प्रिंट फंक्शन के बाद इसके इसके अंदर मुझे एक स्ट्रिंग पास करनी है। तो स्ट्रिंग पास करने के लिए आप सिंगल जो कोटेशन मार्क्स हैं, डबल कोटेशन मार्क्स है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हेलो वर्ड मैंने लिखा और सिंपली इसको एग्जीक्यूट किया है, इसको मैंने रन कर दिया। तो जो भी इस स्टेटमेंट की आउटपुट होगी वो आपको इसी लाइन के अंदर नजर आ रही होगी कि इस स्टेटमेंट की क्या आउटपुट आपके पास पॉसिबली आ सकती है। तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन भी साथ साथ हो रही है, कोड भी आप एक ही फाइल में लिखते जा रहे हैं और उस कोड के अगेंस्ट जनरेट होने वाली आउटपुट भी आपके पास इसी एक फाइल में जनरेट होती जा रही है। तो ये सब जो पूरी पूरी टीम है उसके लिए क्लैरिटी में आ जाएगा कि इस इनपुट के अगेंस्ट जो लास्ट टाइम बंदे ने यूज किया था क्या आउटपुट जनरेट हुई थी, और वैसी आउटपुट हर दफा जनरेट होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने सिंपल वर्ड्स या हेलो वर्ड को इसमें प्रिंट करवा दिया। अब इसमें और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या फ़र्क है, मुझे किसी तरह का पैकेज एज अ डायरेक्टिव यूज़ नहीं करना पड़ा जिस तरह सी प्लस प्लस में आप यूज़ करते थे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम और इस तरह की चीज़ें। मुझे किसी तरह की नेम स्पेस को डिफाइन नहीं करना पड़ा, मुझे मेन प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। तो एक सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, जिसका इंटरफेस हमारे लिए बड़ा कंफर्टेबल है। सिंपली प्रिंट हेलो वर्ड लिखो और ऑटोमेटिकली सारे पैकेजेस को उसने रिजॉल्व किया, डिपेंडेंसीज को, और मेरे सामने उसने आउटपुट में हेलो वर्ड प्रिंट करवा दिया। तो इसमें इस तरह की जो चीजें होती हैं कि आपका जो फंक्शन स्टैटिक होना चाहिए, मेन लाजमी है, मेन की पैरेंथेसिस के अंदर हर चीज लिखी जाएगी। तो इस तरह की जितनी कंडीशंस थी वो उससे हम लोग अब हम लोग आजाद हैं। तो मैंने फ्रीली सिंपल इस एक फाइल के अंदर लिखा प्रिंट हेलो वर्ड, उसने मुझे उसको एग्जीक्यूट करके दिखा दिया हेलो,
ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड हमारा फेवरेट प्रोग्राम। अब उसके बाद हम लोग कुछ आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं। आइडेंटिफायर्स का आपको पता है कि ये किसी भी प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस को, वेरिएबल्स को या फिर किसी फंक्शन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लिखे जाते हैं। तो इसके लिए जारी सी बात है, कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं कि आप इसमें नंबर्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, अंडरस्कोर और बाकी जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो इस तरह की जितनी डिस्कशन है उसके लिए ये लिंक आपके पास अवेलेबल है। ये लिंक मैं आपके साथ एलएमएस पे भी शेयर कर दूंगा, तो इसको एक दफ़ा खुद देख लीजिएगा। फिर बाकी लैंग्वेज की तरह पाइथन के अंदर भी कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। जैसे इफ को आप एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है। इसी तरह आप लोग प्रिंट को यूज नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी एक रिजर्व्ड वर्ड है। तो इसमें भी कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होंगे पाइथन के अंदर, तो उसको भी एक नज़र आप देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया रहे कि किन वर्ड्स को आप अपने प्रोग्राम के अंदर एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। एक बड़ी अच्छी बात जो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो वो ये है कि पाइथन के अंदर ब्रैकेट्स नहीं होती। तो ब्रैकेट्स का जो बेसिक पर्पस है ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस के अंदर वो यही होता है कि वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि प्रोग्राम का कोड या कोड ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे एंड हो गया। दूसरे लफ्जों में हमें स्कोप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट हो जाती है कि इस प्रोग्राम का स्कोप इतना है। ठीक है। तो उसके बाद ये उस स्कोप के बाहर क्या होगा उसके बारे में हमें चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में हेल्प आउट हो जाती है। तो पाइथन के अंदर ब्रैकेट्स नहीं होते, तो ब्रैकेट्स को अब किस तरह से इन लोगों ने इसमें रिप्लेस किया, तो उसके लिए इंडेंटेशंस यूज की जाती हैं। तो अभी पाइथन का कोड अगर लिखा हुआ है विदाउट इंडेंटेशंस, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि ये मेन ब्रैकेट के अंदर है। तो अगर मैं इसके लिए एक टैब यूज करता हूँ तो उसका मतलब है ये उसकी सब ब्रैकेट्स में आ गई। तो इसमें ब्रैकेट्स नहीं होती, लेकिन ब्रैकेट्स के अगेंस्ट उन्होंने इंडेंटेशंस इस्तेमाल किए। तो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद इसको यूज भी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। ओके क्लास, अजान होने लगी है और हमारी फर्स्ट मीटिंग का टाइम भी तकरीबन एंड होने वाला है। तो 5 मिनट की ब्रेक लो और 1:05 पे दोबारा इस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। ओके क्लास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापस हम लोग आते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। तो हम लोग फिलहाल ये बात कर रहे थे कि पाइथन के अंदर आपको ब्रैकेट्स नज़र नहीं आएंगी जिस तरह आपको ट्रेडिशनल लैंग्वेज के अंदर जावा या सी प्लस प्लस वगैरह में आती हैं। तो इसके अंदर इसका अल्टरनेटिव क्या है, कोड को डिफाइन करने के लिए कौन सा कोड ब्लॉक किस स्कोप के अंदर लिखा गया, हम लोग इंडेंटेशंस यूज़ करेंगे। तो अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर में जब हम इसको यूज़ करेंगे इस फीचर को तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, पाइथन के अंदर ये फीचर आपके पास अवेलेबल होता है कि आप मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो मल्टी लाइन स्टेटमेंट से क्या मुराद है, हम इसको भी एक दफ़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो फिर लेट्स सपोज हम लोगों ने अभी तक एक ही स्टेटमेंट लिखी है, सिंपली के प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो अगर लेट्स सपोज मैं इस स्टेटमेंट को अपनी मर्जी से या कुछ रीजंस की वजह से डिवाइड करना चाह रहा हूँ 2 लाइंस के ऊपर, ठीक है, लाइक दैट। ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि प्रिंट हेलो ऊपर आ जाए और वर्ड नीचे आ जाए। तो आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज इन फ्यूचर आएंगे जिसके अंदर आप इसको डिवाइड करना चाहेंगे। तो पाइथन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने जैसे इसको डिवाइड किया तो मेरे पास एरर आ गया कि एंड ऑफ लाइन मुझे उसने डिटेक्ट करके दी है। तो मेरा उसके कहने का मतलब ये है कि आपकी स्टेटमेंट ठीक से एंड नहीं हुई। तो अगर आप एक स्टेटमेंट को डिवाइड करना चाह रहे हैं मल्टीपल लाइंस के ऊपर तो आप हर एक स्टेटमेंट के बाद बैक स्लैश यूज करते जाइए, जिससे उसे पता चल जाएगा कि अभी ये स्टेटमेंट एंड नहीं हुई, हो सकता है इसकी बाकी स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन के ऊपर लिखी हो। तो अगर मैं अगेन इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसने मुझे हेलो वर्ड प्रिंट करवा दिया। तो आप इन फ्यूचर प्रिंट स्टेटमेंट्स के लिए तो इसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ अरे या लिस्ट आप ऐसी बनाएंगे जो काफी लेंथी होगी और उस लिस्ट को आप एक लाइन में डिफाइन करना मुनासिब नहीं समझेंगे। तो उस लिस्ट को डिवाइड करने के लिए इन डिफरेंट लाइंस आप बैक स्लैश को यूज कर सकते हैं। तो आप एक ही स्टेटमेंट एक से ज्यादा लाइंस के अंदर लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक स्लैश। तो इससे आपके कंप्यूटर प्रोग्राम को पता चल जाएगा कि अभी आपकी स्टेटमेंट एंड नहीं हुई। तो बाकी लैंग्वेजेस की तरह पाइथन के अंदर भी आपके पास कमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो जिस तरह आप सी प्लस प्लस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं, तो इसमें दोनों तरह के कमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो सिंगल लाइन कमेंट अगर आपने लिखना है तो उसके लिए आप हैश का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज ए कमेंट। तो कमेंट के आपको फीचर पता है कि आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर इस चीज को डिटेक्ट नहीं करता, इसको रीड आउट ही नहीं करता। उसे पता है कि ये प्रोग्रामर ने अपने रेफरेंस के लिए लिखी है। तो सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए आपके पास हैश स्टेटमेंट अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इसी को यूज करते हुए इसको मल्टी लाइन कर लें, लेकिन लेट्स सपोज अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए पाइथन के अंदर
3 कोटेशन मार्क्स आपको यूज करने होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है कि जी 3 इन्वर्टेड कॉमास और इसी तरह 3 इन्वर्टेड कॉमास मैंने नीचे यूज किए हैं, इसके अंदर कोई भी चीज लिखी जाएगी तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ कमेंट, ठीक है। अब मल्टी लाइन कमेंट में इन मोस्ट केसेस ये इंटरप्रेट जब आप इसको कर रहे होंगे तो उसमें आउटपुट में शो हो रही होगी, लेकिन आपका कंप्यूटर फिर भी इसको अवॉइड कर रहा है, ये इसको निगलेक्ट करके गुजरेगा। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये आउटपुट में शो हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्रोग्राम में किसी भी तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर आप कमेंट्स लिखना चाह रहे हैं या किसी चीज़ को इग्नोर करवाना चाह रहे हैं फ्रॉम योर इंटरप्रेटर कंपाइलर, तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स आपके पास कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे और मल्टी लाइन कमेंट्स आपके पास इस तरह से लिखे जाएंगे। तो इन कोटेशन मार्क्स से रिलेटेड ये है कि आप इसको सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं और डबल भी यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों सूरत में कमेंट्स आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अच्छा जी, अब स्ट्रिंग्स की बात करते हैं। स्ट्रिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मशीन लर्निंग के अंदर, क्योंकि आपने पिछली लेक्चर में अगर आपने देखा हो तो उसमें भी ये होता है कि अगर मैं गूगल असिस्टेंट को यूज करना चाह रहा हूँ विच इज टोटली वॉइस रिलेटेड या स्पीच रिलेटेड, तो गूगल असिस्टेंट भी विदाउट टेक्स्ट कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं बोलता हूँ कि हेलो गूगल प्लीज सेट एन अलार्म फॉर मी एट 2 o'clock, तो जो मैंने बोला वो एक साउंड वेव्स की फॉर्म में इनपुट थी, उसको गूगल या सॉरी उसको मेरे कंप्यूटर ने एनालाइज किया और उसको किसी टेक्सचुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब उस टेक्सचुअल फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करना और उसको प्रोसेस करना मेरे कंप्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर चीज़ के अंदर आपको टेक्सचुअल जो प्रोसेसिंग है या आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वो लाजमी काफ़ी हद तक नजर आएगी। तो स्ट्रिंग उस सारे प्रोसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो स्ट्रिंग को अब लिखने के डिफरेंट तरीके हैं, जैसे मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो हेलो वर्ड लिखा गया है, तो आप सबको इस चीज़ का आइडिया है कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर चीज़ लिखी गई है इट इज़ एक्चुअली अ स्ट्रिंग। तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अगर मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज करता हूँ तो वो भी एक्सेप्टेबल है, अगर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज करता हूँ तो वो भी एक्सेप्टेबल है, दोनों में इसका मतलब सेम है। लेकिन आई थिंक सो सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि एक करैक्टर को प्रिंट करवाना चाह रहा है, और करैक्टर आपको पता है कि उसकी सिर्फ एक बाइट उसकी लेंथ होती है, तो सिर्फ एच वर्ड को वो सेव करता है, बाकी पूरी पूरी स्ट्रिंग को निगलेक्ट कर देता है। तो एनी हाउ पाइथन के अंदर इस तरह का कोई केस नहीं है, सिंगल कोटेशन का और डबल कोटेशन का सेम मतलब है। लेकिन बाज जगह पे आपको पाइथन के अंदर सिंगल या डबल के बजाय क्या होगा, ट्रिपल कोटेशन नजर आएंगी कुछ इस तरह से, जैसे आपको स्लाइड के अंदर भी दिखाया गया। तो इसके अंदर होगा क्या कि आप अगेन कोई ना कोई दिस इज ए स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग में और सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन की स्ट्रिंग में क्या फर्क है? ये स्ट्रिंग आप तब यूज करेंगे जब आपकी स्ट्रिंग या आपकी जो इनपुट है वो पैराग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब हुआ क्या कि मैंने जो चीज़ प्रिंट करवाई है वो एक्चुअली ऐसी स्ट्रिंग थी जिसके अंदर मल्टीपल आपके पास लाइन ब्रेक्स थी या डिफरेंट पैराग्राफ्स उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे। तो अगर आप सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स या डबल करते हैं, तो उसके अंदर आपके पास ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है। आप जैसे ही एक एंटर प्रेस करते हैं नेक्स्ट लाइन को उसमें हवाला देते हैं तो एक्चुअली ये समझता है कि आपकी लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो ट्रिपल कोटेशन को देने का मुझे ये फ़ायदा हो गया कि अब जो भी चीज़ मैं प्रिंट करवा रहा हूँ वो विद आपकी लाइन ब्रेक मेरे पास स्टोर भी हो सकती है और वो किसी भी जगह पे प्रिंट भी की जा सकती है। तो स्ट्रिंग आपको 3 तरह की नजर आएगी, सिंगल कोटेशन मार्क्स के साथ, डबल कोटेशन मार्क के साथ और ट्रिपल कोटेशन मार्क के साथ, ठीक है। तो ट्रिपल कोटेशन मार्क्स आप तब यूज करेंगे जब आप कोई भी चीज विद लाइन ब्रेक्स एंड एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग प्रिंट या सेव करवाना चाह रहे हैं। इसके अलावा दोनों फॉर्मेट के अंदर आप जब तक लाइन ब्रेक नहीं आती तब तक वो आपकी स्ट्रिंग को फेच करता रहेगा। तो तीनों में सिर्फ ये बेसिक फर्क है। अब अगर आपके प्रोग्राम में किसी भी तरह की ब्लैंक लाइंस हैं तो वो वर्थलेस हैं, आपका पाइथन इंटरप्रेटर उनको इग्नोर कर देता है। तो आपने अगर कोई प्रोग्राम लिखा है तो इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि नेक्स्ट लाइन से ही अगला प्रोग्राम की जो लाइन है वो स्टार्ट होनी चाहिए। तो अगर ब्लैंक लाइंस आप यूज कर भी रहे हैं तो उसका ना तो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपके प्रोग्राम पे और ना ही नेगेटिव इम्पैक्ट है। अच्छा, अब कुछ प्रोग्रामर्स या कुछ सिनेरियोज में ऐसा होगा कि आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में लिखना चाह रहे होंगे। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक सिनेरियो ऐसा देखा जिसमें मैं एक स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस में डिवाइड करना चाह रहा था, और अब मैं एक ऐसे सिनेरियो की बात करना चाह रहा हूँ जिसमें आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक ही लाइन पे लिखना चाह रहे हैं। तो अगर मैंने प्रिंट हेलो लिखा है और एक और स्टेटमेंट है मेरे पास प्रिंट वर्ड, तो अब आपके पास
लॉजिकली ये दो स्टेटमेंट्स है, तो हर स्टेटमेंट के लिए आपको पता है एक डिफरेंट लाइन यूज की जाती है। अगर लेट्स सपोज आप पाइथन में इस तरह का सिनेरियो नहीं लिखना चाह रहे हो और आप एक ही लाइन में सारी स्टेटमेंट्स लिखना चाह रहे हैं, ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स को आप एक ही लाइन के ऊपर एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगा देंगे। तो अब ये लाइन एक ही कंज्यूम हो रही है, लेकिन एक ही लाइन के ऊपर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख दी हैं, तो सेमीकोलन से उसको पता चल जाएगा यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड हो गई है और इससे आगे स्टेटमेंट 2 स्टार्ट हो गई है। सेमीकोलन का एग्जैक्टली वही रोल है इसमें जो सी या सी प्लस प्लस में आप देखते थे स्टेटमेंट एंड के लिए, लेकिन इसमें हर स्टेटमेंट एंड के आखिर पे इसको लगाना कंपलसरी नहीं है। तो अगर मैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ एक लाइन में, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, सेमीकोलन अप्लाई करना है। तो मैंने प्रिंट हेलो लिखा, प्रिंट वर्ड लिखा और उसके दोनों के सेंटर में सेमीकोलन लगा दिया ताकि उसको पता चल जाए कि एक स्टेटमेंट एंड होगी और अगली स्टेटमेंट स्टार्ट होगी। अच्छा, पाइथन के अंदर स्वीट्स का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो हम लोग बात कर रहे थे ब्रैकेट्स नहीं होती, ब्रैकेट्स का अल्टरनेटिव क्या होता है, आप पाइथन के अंदर कोड ब्लॉक्स बनाते हैं, उन कोड ब्लॉक्स को हम लोग पाइथन में स्वीट्स कहते हैं, ठीक है। तो एक जो आपके पास कोड ब्लॉक होगा वो किसी एक फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और उस फंक्शनैलिटी को हम लोग पाइथन के अंदर स्वीट्स कह रहे होंगे। तो जितने भी पाइथन के अंदर कोड ब्लॉक्स लिखे जाएंगे मोस्टली वो कॉलन के बाद यूज किए जाएंगे। तो कॉलन किस किस जगह पे यूज होगा ये भी अभी हम लोग देखेंगे जब इससे रेलेवेंट हम लोग फंक्शनैलिटी पढ़ रहे होंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली पाइथन के अंदर कोड ब्लॉक्स कैसे अंडरस्टैंड किए जाते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग कॉमन फंक्शनैलिटीज के ऊपर। पाइथन के अंदर बाकी लैंग्वेजेस की तरह वेरिएबल्स होते हैं एग्जैक्टली, लेकिन अगर आप लोग देखें सी या सी प्लस प्लस में, तो उसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको पहले उसकी डाटा टाइप बतानी होती है कि इसके अंदर किस तरह का डाटा स्टोर होगा, ठीक है, और दूसरा आपको उसका नाम बताना होता है। पाइथन के अंदर इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। पाइथन में आप सिंपली नेम लिखते हैं वेरिएबल का तो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे नेम उस वेरिएबल का नाम रखा है, ठीक है। इसके अंदर मैं कोई भी चीज स्टोर करवाऊंगा तो हो जाएगी, इसमें मुझे ये चीज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि आइदर इट विल बी ऑफ कैरेक्टर टाइप, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप। तो इस तरह की कोई भी लिमिटेशन इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। तो इसके अंदर मैं किसी भी तरह का डाटा स्टोर करवा सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसमें स्टोर करवाता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो हेलो वर्ड विच इज अ स्ट्रिंग ये ऑटोमेटिकली आपके नाम में स्टोर हो जाएगी। अब लेट्स सपोज मैं इसको अगर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ। इसी तरह वेरिएबल वही है, इसके साथ कोई भी डाटा टाइप मेंशन नहीं है, इसमें टू स्टोर करवाना विच इज एन इंटीजर, तो ये टू प्रिंट करवा देगा। तो वेरिएबल के अगेंस्ट आपको डाटा टाइप बताने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी आप उसमें डाटा स्टोर करवाएंगे ऑटोमेटिकली उसकी डाटा टाइप सेट हो जाएगी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर एग्जैक्टली वैसे ही है जिस तरह आपके बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है, इसमें कोई ऐसी ट्रिकी बात नहीं है। मल्टीपल असाइनमेंट्स बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्ट की जाती हैं, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे भी स्टोर हो सकता है मल्टीपल असाइनमेंट। मैं ये कहता हूँ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी एंड सी इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू 4। तो जैसे ही 4 आपका असाइन होगा डी को, तो एक्चुअली 4 असाइन हो जाना चाहिए ए बी सी और डी तीनों को एक साथ। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे मैं ए को प्रिंट करवाऊँ या डी को प्रिंट करवाऊँ, तो हर एक के अंदर मुझे 4 वैल्यू मिलनी चाहिए। तो मल्टीपल असाइनमेंट बाकी लैंग्वेज की तरह पाइथन भी सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप मल्टीपल असाइनमेंट इससे डिफरेंट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ ए बी सी और डी 4 वेरिएबल्स हैं, ए के अंदर 1 स्टोर हो, बी में 2, सी में 3 एंड डी में 4। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तो डी में लॉजिकली 4 होना चाहिए और ए में आपके पास 1 होना चाहिए। तो मल्टीपल असाइनमेंट इसमें इस तरह से भी आप कर सकते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको यूज करना चाहें तो इन फ्यूचर करें। अच्छा, मल्टीपल असाइनमेंट के बाद हमारे पास कुछ बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप्स होती हैं। तो जाहिर सी बात है आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स किस तरह से बनाई जा सकती हैं और वो एग्जिस्ट भी करती हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास डाटा टाइप्स होंगी पाइथन के अंदर वो नंबर्स होंगे। नंबर्स विद डेसिमल वैल्यूज भी हो सकते हैं, विदाउट डेसिमल वैल्यूज भी हो सकते हैं, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं और आपके पास वो जो इंटीजर्स हैं या आपके पास रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो नंबर्स उसके साथ स्ट्रिंग्स एग्जिस्ट करेंगी। फिर आपके पास लिस्ट की जो अल्टरनेटिव आपको आमतौर पे मिलता है वो अरे मिलती है, तो अरे की जगह यहाँ पे उसको हम लोग लिस्ट कह रहे होंगे। इसके अलावा टपल्स होंगे विच इज एक्चुअली अ लिस्ट, लेकिन इसमें और लिस्ट में थोड़ा सा फर्क है, वो अभी हम लोग देख लेते हैं। और एट द एंड एक डिक्शनरी एक इसमें कंसेप्ट है। तो ये 5 डाटा टाइप्स हैं जो बाय डिफॉल्ट आपको पाइथन में अवेलेबल होती हैं और इसको यूज करते हुए आप यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स अपनी मर्जी की बना सकते हैं।
तो नंबर्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं 1 2 3 4, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक्सप्लेन करने वाली हो। स्ट्रिंग वो भी अभी आप देख चुके हैं कि किस तरह से आपने डिफाइन करनी है। तो लेट्स सपोज अगर इस वेरिएबल के अंदर मैं एक स्ट्रिंग सेव करवा रहा हूँ हेलो, ठीक है, तो अब वेरिएबल का जो बाय डिफॉल्ट मेरी डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग सेट हो चुकी होगी। तो अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देगा। स्ट्रिंग के बारे में आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि स्ट्रिंग इज एक्चुअली अरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो पाइथन में भी स्ट्रिंग का यही मतलब है कि पाइथन के अंदर भी जब स्ट्रिंग बोला जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि इट इज एन अरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो अगर अरे है तो इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई इंडेक्स होगा, तो इंडेक्स की मदद से मैं इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। तो लेट्स सपोज मैंने वेरिएबल जीरो मतलब उसकी जीरो इंडेक्स को सिर्फ प्रिंट करवाना चाहा, तो आपको पता है कि अरे के जीरो इंडेक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एच। अब लेट्स सपोज मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ इंडेक्स 4 की वैल्यू, तो वहां पे ओ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी आपकी स्ट्रिंग एग्जैक्टली वैसे ही ट्रीट होती है जिस तरह सी या सी प्लस प्लस में ट्रीट हो रही है, जस्ट लाइक एन अरे ऑफ कैरेक्टर्स। अच्छा, अब अरे के हवाले से एक और चीज यहाँ पे है कि आप अपनी अरे को स्लाइस कर सकते हैं। मतलब इसको अगर आप कोई सब इसका कोई सबसेट उठाना चाह रहे हैं तो वो भी आप उठा सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ मुझे 0 से 2 के दरमियान या 0 इंडेक्स से 2 इंडेक्स के दरमियान जो कुछ भी है वो प्रिंट करवाना है, तो एच ई उसके अगेंस्ट प्रिंट हो जाएगा। एक बेसिक कंसेप्ट जो आप नोट कर लें वो ये है कि यहाँ पे मैंने लिखा मुझे 0 से 2 के दरमियान चाहिए। तो अगर 0 मेरे पास एच है तो ई और एल, एल जो आपका पास है ये आपका 2 होना चाहिए। तो इसने सिर्फ मुझे एच और ई प्रिंट करवाया। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं स्लाइस के लिए रेंज दे रहा हूँ तो रेंज स्टार्ट 0 से होगी, लेकिन ये लॉजिकली एंड कहाँ पे हो जाएगी, 1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे n की जो भी वैल्यू होगी लॉजिकली जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे तो ये एक्सट्रैक्ट n-1 को करेगा। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है, ये इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी। तो मैंने इसे कहा था मुझे 0 से 2 के दरमियान जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे चाहिए, तो उसने मुझे सिर्फ h ही प्रिंट करवाया, मतलब ये 2-1 तक जाएगा रेंज के हवाले से। अच्छा, वापस आते हैं लिस्ट के ऊपर। तो लिस्ट एक डाटा टाइप है जो एज एन अल्टरनेटिव यूज किया जाता है अरेज के। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ अरे। लिस्ट को डिफाइन करने के लिए आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी। तो जिस तरह आप सी या सी प्लस प्लस में यूज करते हैं इसमें भी वैसे ही है कि आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इसमें पास कर सकते हैं। तो मैंने एक अरे क्रिएट की, ये इसको आप लिस्ट कह लें, जिसके अंदर मैंने 5 एलिमेंट्स रखे 1 2 3 4 5। तो इन 5 एलिमेंट्स को आप एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करवा सकते हैं। तो जस्ट लाइक एन स्ट्रिंग आप इसके वेरिएबल्स को भी, सॉरी इसकी वैल्यूज को भी अकॉर्डिंग टू इंडेक्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइम जो इंडेक्स 3 के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है इट इज 4। ठीक है, तो स्लाइसिंग का ऑप्शन जाहिर सी बात है, अगर ये लिस्ट या अरे है तो स्लाइसिंग का ऑप्शन इसमें भी आपको मिल जाएगा कि 0 से 3 के दरमियान मुझे सारे एलिमेंट्स चाहिए, तो 1 2 3 वो आपको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम लोग आते हैं टपल्स के ऊपर। तो अगर मैं अनदर अरे, अब टपल्स में और अरे में जो बेसिक डिफरेंस ये है वो ये है कि इसके अंदर जो ब्रैकेट्स यूज की जाती हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं होंगी, बल्कि वो आपके पास छोटी ब्रैकेट्स जिसको आप कहते हैं वो उसको यूज करेंगे। एलिमेंट्स इसमें भी एग्जैक्टली वैसे ही स्टोर किए जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। और इसको अगर आपने एक्सेस करना है तो वो भी जाहिर सी बात है बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन दोनों के अंदर फिर फर्क क्या है। लिस्ट आपके पास रीड राइट ऑपरेशंस के साथ अवेलेबल होती है, लेकिन जो आपके पास टपल्स होते हैं दीज आर कंसीडर्ड एज रीड ओनली लिस्ट्स। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी दोनों के ऊपर सेम अप्लाई हो सकती है, लेकिन जो आपके पास टपल्स होंगे वो उसको आप समझें कि ये सिर्फ रीड ओनली लिस्ट के तौर पे आप यूज करते हैं। तो टपल्स और लिस्ट आर एग्जैक्टली सिमिलर टू योर अरे इन सी प्लस प्लस। एक चीज जो इसमें आप लोग शायद नहीं देखें वो है डिक्शनरी का कंसेप्ट। तो डिक्शनरी के लिए भी आप यूज करते हैं जो सिंबल वो है करली ब्रेसेस। ठीक है, तो करली ब्रैकेट्स जब भी आप देखेंगे तो एक्चुअली किसी ना किसी डिक्शनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिक्शनरी का बेसिक कंसेप्ट आपको पता है कि वर्ड्स होते हैं या कुछ रेफरेंस इंडेक्स होते हैं, उसके अगेंस्ट आपके पास कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होती है। तो डिक्शनरी में ऐसे ही तरह होता है कि आप वर्ड को सर्च आउट करते हैं इंडेक्स वाइज और उस वर्ड के अगेंस्ट उसकी ट्रांसलेशन किसी दूसरे लैंग्वेज के अंदर या उसकी एक्सप्लेनेशन उसी लैंग्वेज के अंदर आपको मिल जाती है। तो इसके अंदर भी डिक्शनरी का कंसेप्ट यही है कि आप इंडेक्स लिखेंगे और इस इंडेक्स के अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन या उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आप मेंशन करेंगे। तो लेट्स सपोज इस डिक्शनरी का नाम हम लोग रख लेते हैं DIC, और इसके अंदर अब मैं डिफरेंट तरह से इंडेक्स दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1
और इसके अगेंस्ट है जी नथिंग। अगेन ये भी कॉमा सेपरेटेड हो गई 2, और 2 के अगेंस्ट है जी लेट्स सपोज एवरीथिंग। ठीक है, तो एक डिक्शनरी मैंने क्रिएट की जिसमें 1 का मतलब है नथिंग एंड 2 का मतलब है एवरीथिंग। अब इस डिक्शनरी को अगर मैं यूज करना चाह रहा हूँ तो सिंपली मुझे इसका इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ डिक्शनरी, और इंडेक्स से मुराद ये है कि ये वाला रेफरेंस। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 0 पास करता हूँ तो मुझे एरर देगा, क्योंकि ये अरे के इंडेक्स की तरह नहीं है। इसमें जो इंडेक्स मैंने बनाया है मुझे वही इंडेक्स यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज अगर मैं 1 लिखता हूँ तो उसके अगेंस्ट जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन डाटा या जो भी वैल्यू आपने दी होगी वो यहाँ पे आपको शो करवा देगा। अब इंडेक्स जरूरी नहीं कि आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हों, तो इसमें आप किसी भी तरह की स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं, किसी दूसरी डाटा टाइप को भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इनको यूज कर रहा हूँ। अगेन जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इस दफा इसने मुझे एरर दे दिया, क्योंकि इस इंडेक्स के अगेंस्ट इसको कोई भी वैल्यू नहीं मिली। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एप्पल लिखता हूँ तो एप्पल के अगेंस्ट उससे मुझे जो भी डिस्क्रिप्शन उसको मिली वो रिप्रेजेंट करवा दी। तो 5 बेसिक डाटा टाइप्स इसमें अवेलेबल होती हैं, नंबर्स विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल, स्ट्रिंग्स के बारे में याद रखना है कि दीज आर एक्चुअली अरे ऑफ कैरेक्टर्स। इसके अलावा आपको मिल जाएंगे इसमें लिस्ट, टपल्स, दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है, लेकिन टपल्स के बारे में सिर्फ ये है कि वो रीड ओनली लिस्ट है। और इसके अलावा आपको इसमें डिक्शनरी मिलेंगी। तो 5 इसमें डाटा टाइप्स ऐसी हैं जो आपको बाय डिफॉल्ट पाइथन प्रोवाइड करेगा। अब आ जाते हैं ऑपरेटर्स के हवाले से। ऑपरेटर्स आपको पता है अरिथमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट, तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स एग्जैक्टली वैसे ही यूज होते हैं जैसे बस बाकी लैंग्वेजेस में होते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, तो सेम वही साइन है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसी तरह अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन यही है, तो इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आप ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस भी इसको यूज करें। कंपोजिट ऑपरेटर आप लोग ने ऑलरेडी पढ़े होंगे कि जी लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल के साथ अगर मैं कुछ इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ तो उसके इस तरह के ऑपरेशन को शॉर्ट करने के लिए मैं कंपोजिट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली लिखूंगा वेरिएबल प्लस इज इक्वल टू 1। तो एक्चुअली इन दोनों स्टेटमेंट्स का सेम है मतलब। तो आप इस तरह का कंपोजिट ऑपरेटर भी सी लैंग्वेज की तरह पाइथन के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए वजह से हम लोग इसको इतनी डिटेल में नहीं देखेंगे। हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में है कि आप लॉजिकल ऑपरेटर्स कुछ इस तरह से शायद यूज करते हैं बाकी लैंग्वेजेस के अंदर, लेकिन इसमें क्योंकि ज्यादा यूजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स को विद नेम यूज किया जाएगा। तो एंड ऑपरेशन के लिए, और ऑपरेशन के लिए और नॉट ऑपरेशन के लिए सिंपल इनके वर्ड्स यूज करने हैं। तो सारे कैरेक्टर्स इसके स्मॉल होंगे, कोई भी कैरेक्टर कैपिटल नहीं लिखा जाएगा। तो एंड और नॉट ऑपरेशन को लिखने का कीवर्ड आपके पास ये वाला होगा। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद हम लोग अब सीधे आते हैं अपने काम की बात पे। हमारे पास जो फ्लो स्टेटमेंट्स हैं उसको हम लोग देखते हैं और हमारा पाइथन का ट्यूटोरियल उसके बाद कंप्लीट हो जाता है। तो लेट्स सपोज हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर। अब मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए आपको पता है मोस्टली आप यूज करते हैं इफ एल्स की स्टेटमेंट्स। यहाँ पे भी हम लोग उन्हीं स्टेटमेंट्स को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन इसमें इफ एल्स को लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड हमारे पास वही है इफ। अब इस इफ के बाद मैं एक कंडीशन लिखना चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस के अंदर क्या होता है कि इफ के बाद ए इज ग्रेटर देन बी को आप अमूमन लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, ये लाजमी होता है। इसमें ये कंपल्शन नहीं है, आप इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तब भी ठीक है, नहीं लिखते तब भी कोई मसला नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको सिंपल रखने के लिए मैं इसको विदाउट ब्रैकेट्स ही यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ इज ग्रेटर देन बी। बाकी लैंग्वेजेस के अंदर आपको इस तरह से ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ती हैं। तो ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं कि पाइथन के अंदर स्कोप डिफाइन करने के लिए हम लोग ब्रैकेट्स यूज नहीं करेंगे। पाइथन के अंदर स्कोप डिफाइन करने के लिए इंडेंटेशंस यूज की जाएंगी, और इंडेंटेशन यूज करने का हम लोगों ने अल्टरनेटिव जो देखा था वो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग शीट्स बनाएंगे। तो हमने कहा था कि जितने भी आपके पास कोड ब्लॉक होंगे वो कॉलन के बाद लिखे जाएंगे। तो मैंने लिखा है इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अगेंस्ट एक कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो कॉलन मैंने यूज किया। अब कॉलन के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी वो एक्चुअली एक स्वीट होगा।
ठीक है, ये कोड ब्लॉक होगा। तो मैंने कॉलन यूज किया और एंटर प्रेस किया। तो सिंपली मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरा आईडी या जो जुपिटर नोटबुक है उसको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि अब ये कोई जो सब इसकी रूटीन है वो लिखने जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि प्रिंट नथिंग, ठीक है। तो इसके बाद मैं जितनी स्टेटमेंट्स लिखता जाऊंगा वो सारी सारी बाय डिफॉल्ट इसी कोड ब्लॉक का हिस्सा कंसीडर होंगी। लेट्स सपोज अब मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे मैं कोड ब्लॉक एंड करना चाह रहा हूं, तो सिंपली मुझे बैक स्पेस डिफाइन करना है और आप एक इंडेंटेशन पीछे चले गए। तो इसके अंदर आपके पास ब्रैकेट्स नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद आप डिफाइन कर सकते हैं कि दिस रूटीन और दिस प्रोसेसेस आर सब रूटीन्स ऑफ दिस वर्क, ठीक है। तो इंडेंटेशंस आपकी रिप्लेसमेंट है ब्रैकेट्स की, और ये सारे का सारा एक कोड ब्लॉक कंसीडर किया जाएगा, और ये कोड ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब a ग्रेटर देन होगा b से। तो लेट्स सपोज अब इसके अगेंस्ट हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने ये नहीं देखा कि अगर मुझे यूजर से इनपुट लेनी पड़े तो वो किस तरह से लेनी है। तो उसके लिए सिंपल सा आपके पास फंक्शन है इनपुट का। तो इनपुट का फंक्शन जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप अपनी मर्जी के इनपुट आपसे प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस इनपुट को हम लोगों ने वैसे ही प्रिंट करवाने के लिए यूज नहीं करना। जाहिर सी बात है, मुझे इसमें इनपुट को यूटिलाइज करना है किसी प्रोग्राम के अंदर, तो इसको मैं वेरिएबल में स्टोर करवा सकता हूँ। अगर आप इनपुट के अगेंस्ट कोई टेक्स्ट उसको शो करवाना चाह रहे हैं तो आप इसको कह सकते हैं एंटर योर ग्रेड, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सॉरी, एंटर योर, ओके, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब मैं यहाँ पे जो भी ग्रेड एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज 23, तो 23 आपके स्कोर के अंदर सेव होना चाहिए। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि 23 आपके स्कोर वेरिएबल में सेव है, मैं इसको एक दफा प्रिंट करवा के चेक कर लेता हूँ। अब लेट्स सपोज मैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज करना चाह रहा हूँ, तो स्कोर के अगेंस्ट या ग्रेड के अगेंस्ट आपको कुछ कंडीशन का ऑलरेडी पता है, फर्स्ट सेमेस्टर का बेसिक प्रोग्राम है, सिर्फ उसको हम लोग एक दफा रेप्लीकेट करें पाइथन के अंदर। तो लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ स्कोर इज ग्रेटर देन or equal to 90 and score is less than equal to 100, ठीक है। इसके बाद मैंने कॉलन यूज किया, तो कॉलन का मतलब है कि इसके बाद एक कोड ब्लॉक लिखा जाएगा, ठीक है। तो कोड ब्लॉक का मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रिंट लेट्स सपोज ग्रेड ए, ठीक है। तो अगर आपका ग्रेड आ रहा है, ये स्कोर आ रहा है 90 से अबव और वो लेस देन इक्वल टू 100 से। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट्स के अंदर एल्स इफ लिखा जाता है, लेकिन इसके अंदर अगर आपने इस तरह के स्टेटमेंट्स को यूज करना है तो वो एलिफ होगा, ठीक है। तो एक इफ एल्स इफ जो स्टेटमेंट्स है उसको लिखने का तरीका ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो आप उसके लिए एलिफ यूज करेंगे बजाय इसके एल्स इफ को यूज करने के। तो इसमें अगर स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास आ रहा है 80 के एंड स्कोर इज लेस देन 90, तो उसके अगेंस्ट आप क्या प्रिंट करवाएंगे, लेट्स सपोज। तो इस एग्जांपल को हम लोग शॉर्ट करते हैं ग्रेड बी। लेट्स सपोज 90 से लेस अगर किसी के भी मार्क्स हैं तो उसके लिए हम लोग कह देते हैं वो फेल है। तो स्कोर इज लेस देन 80 एंड स्कोर इज ग्रेटर देन 0, ताकि माइनस में कोई वैल्यू एंटर ना करे, तो उसके अगेंस्ट उसको क्या प्रिंट करवा दें कि ही इज फेल। अब एक हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट जो एल्स में लिखना लाजमी होता है प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट। इसमें वैसे ये कंपल्शन नहीं होती, इफ स्टेटमेंट्स को आप अकेला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सपोज अगर ऊपर वाले सारे सिनेरियोज आपके पास ऑलरेडी फॉल्स कंसीडर हो गए हैं तो आपका एल्स स्टेटमेंट लाजमी एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो लेट्स सपोज अगर इसमें से कोई भी सिनेरियो एग्जीक्यूट नहीं होता तो मैं कह सकता हूँ कि उसने स्कोर ही या तो 100 से अबव एंटर कर दिए थे या फिर 100 से कम एंटर कर दिए थे। तो अगेन मैं इनपुट लूंगा यूजर से और ये प्रोग्राम उसका ग्रेड कैलकुलेट करके देगा। तो लेट्स सपोज अगर मैं ग्रेड एंटर करता हूँ 23, तो 23 के अगेंस्ट फेल प्रिंट होना चाहिए था। तो मेरे पास इसने एक एरर दिया और एरर दे रहा है कि दिस ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट स्पॉटेड बिटवीन इंस्टांसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑपरेटर है उसके एक साइड पे स्ट्रिंग है और दूसरी साइड पे नंबर है। तो 90 बाय डिफॉल्ट मुझे नजर आ रहा है एक नंबर है, लेकिन स्कोर के अंदर स्ट्रिंग आ रही है। तो एक कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, वो ये है कि जब आप इनपुट के थ्रू कोई भी वैल्यू लेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू स्ट्रिंग होगी। तो उस वैल्यू को अब आपने कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ टाइप कास्टिंग इनटू इंटीजर। तो मैं कह रहा हूँ कि स्कोर इज इक्वल टू इंटीजर स्कोर। तो अब क्या होगा कि स्कोर क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को टाइप कास्ट करेगा इन इंटीजर और वापस उसको स्कोर में स्टोर कर देगा। तो लेट्स सपोज अगेन मैं 23 कहता हूँ तो वो मुझे फेल प्रिंट करवा रहा है।
तो एक और चीज आपको पता चलेगी कि बाय डिफॉल्ट इनपुट जो वैल्यू लेता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लेगा। तो टाइप कास्टिंग इसमें बाकी लैंग्वेजेस की तरह ही होती है, सिंपली आपने उसको टाइप कास्ट करना है और उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ चीज़ें टाइप कास्ट की जा सकती हैं और कुछ चीज़ें टाइप कास्ट नहीं की जा सकती। जैसे अगर मैं यहाँ पे थिंग इनपुट करता हूँ तो थिंग को आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एक स्ट्रिंग है और इसके अल्टरनेटिव पे कोई भी इंटीजर वैल्यू उसको नहीं मिलेगी, या इस टाइप कास्टिंग को परफॉर्म करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर अगर कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग अप्लाई करनी है तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन कुछ चीज़ें लॉजिकली भी डिपेंड करती हैं। आपको पता होता है कि जनाब स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता अगर उस स्ट्रिंग के अंदर कोई इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। एनी हाउ, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आप लोग कॉलन को यूज करते हैं, कॉलन के बाद किस तरह से आपने कोड ब्लॉक लिखना है, जाहिर सी बात है विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशंस। तो इंडेंटेशन उसको बता रही है कि इट इज सब रूटीन ऑफ योर मेन टास्क, ठीक है। अच्छा जी, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बाद हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं लूप्स या रेपिटेशन स्टेटमेंट्स। तो इसके अंदर भी आप लूप यूज कर सकते हैं। लूप के नाम इसमें भी वही है, फॉर और व्हाइल लूप, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी अभी हम लोग देख लेंगे। लूप की कैटेगरी आपको ऑलरेडी आइडिया भी होगा, लूप की कैटेगरीज दो होती हैं, एक होते हैं काउंटर लूप और एक होते हैं आपके पास सेंटिनल लूप। इसके स्पेलिंग पता नहीं ठीक है यानी एनी हो। तो काउंटर लूप्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको पता होता है कि आपके लूप ने कितनी देर चलना है, ठीक है। तो अगर आप टेबल है तो टेबल में आपको पता है आपका लूप चलेगा 1 से 10 के दरमियान। इसी तरह अगर काउंटिंग है 1 से 100 तो आपको पता है कि आपका लूप 1 से 100 के दरमियान चलेगा। तो अगर कोई ऐसा लूप एग्जिस्ट करता है जिसमें आपको पता है कि आपके लूप ने कितनी दफा एग्जीक्यूट होना है, उसके काउंट का आपको पता है, तो उसको हम लोग काउंटर लूप कहते हैं। पाइथन के अंदर काउंटर लूप को इंप्लीमेंट करने के लिए हमेशा हम लोग फॉर यूज करेंगे। कुछ लूप्स होते हैं सेंटिनल लूप। सेंटिनल लूप्स ऐसे होते हैं दैट डिपेंड्स ऑन सम कंडीशन। अब कंडीशन से क्या मुराद है कि अगर कोई यूजर 2 एंटर करता है तो उसको आपने टर्मिनेट करना है, अदरवाइज वो लूप चलता रहे। अब यूजर 50 आइट्रेशंस में 2 एंटर ना करे तो वो 50 दफा चलेगा, और अगर यूजर उसको दूसरी आइट्रेशन में 2 प्रोवाइड कर दे तो वो दूसरी दफा ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग व्हाइल लूप यूज करते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हैं और आप पाइथन में भी एग्जैक्टली यही स्कीम यूज करते हैं। तो इंटरचेंजेबली भी दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही कहती है कि अगर काउंटर लूप है तो उसके लिए फॉर यूज करो, अगर सेंटिनल लूप है विच डिपेंड्स ऑन सम कंडीशन तो उसके लिए व्हाइल यूज करो। तो इन दोनों को हम लोग एक दफा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास है व्हाइल लूप, तो मैं एक वेरिएबल लिख लेता हूँ कंडीशन के नाम से और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं सेट कर लेता हूँ 0। उसके बाद व्हाइल लूप की मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि व्हाइल कंडीशन इज नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करता है, इनपुट एंटर वैल्यू, या यहाँ पे हम लोग कह देते हैं एंटर टू एग्जिट, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर वो 2 एंटर नहीं करता तो तब तक ये लूप चलता रहेगा। कंडीशन ओके 1 3 4 5 6 3। अब मुझे 2 एंटर करना है, जैसे मैं 2 एंटर करूंगा तो लॉजिकली इस लूप को टर्मिनेट होना चाहिए। ये लूप टर्मिनेट नहीं हो रहा, व्हाई? किसी को आइडिया है? क्लास 2 एंटर करने के बावजूद लूप टर्मिनेट नहीं हो रहा। सर वही स्ट्रिंग वाला मसला। वेरी गुड, शाबाश। तो बाय डिफॉल्ट आपको आइडिया हो गया कि इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो स्ट्रिंग का कंपैरिजन होता ही नहीं है आपके इंटीजर के साथ। तो इसको पहले मुझे स्टॉप कर देना चाहिए। स्टॉप करने के बाद अब मैं इसी की सब रूटीन में लिख रहा हूँ कि कंडीशन इज इक्वल टू इंट कंडीशन, ठीक है। तो 1 3 4 45 कुछ भी एंटर कर रहा हूँ वो लूप आपका चलता रहेगा, जैसे ही 2 एंटर करूंगा तो लूप आपका टर्मिनेट हो गया। अच्छा, तो व्हाइल लूप को हम लोगों ने यूज किया विद द हेल्प ऑफ सेंटिनल कंडीशंस, क्योंकि मुझे नहीं पता इसने 10 दफा चलना है या 20 दफा चलना है, यूजर की मर्जी पे डिपेंड करता है। अब लेट्स सपोज मैं एक काउंटर लूप यूज करना चाह रहा हूँ। काउंटर लूप में जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल होती है वो आपकी काउंटिंग की होती है, तो फॉर लूप उसके अगेंस्ट यूज किया जाएगा, ठीक है। तो फॉर लूप के अंदर अब होता क्या है कि आपको पता है इसकी 3 4 बेसिक चीजें होती हैं कि आपने इसको इनिशियलाइज करना होता है, इसमें आपने टर्मिनेशन कंडीशन बतानी होती है और इसमें इंक्रीमेंट होता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही मैं फॉर लूप के अंदर इन तीनों चीजों को यूटिलाइज करूंगा, लेकिन फॉर लूप के अंदर वो चीजें थोड़ी डिफरेंट होंगी।
अब फॉर लूप के अंदर क्या होता है कि आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस में देखें तो आप कहते हैं कि टीजर आई, एक आपके पास इनिशियलाइजर होगा या आप इसको आइट्रेटर कह देते हैं, और उसके बाद वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये कोई भी आप यहाँ पे वैल्यू ले लें, और आई प्लस प्लस, तो ये तीनों चीजें आप उसको एक ही लाइन में प्रोवाइड कर देते हैं। पाइथन के अंदर लूप, जो फॉर लूप है, वो इम्प्लीमेंट थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। अब यहाँ पे आप लिखते हैं फॉर आई, तो इसमें भी आई को मैं एज एन आइट्रेटर यूज कर रहा हूँ इन 0 to 10। 0 to 10 में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सिर्फ एक सिंबल के तौर पे, इसका आपके सिंटेक्स के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो फॉर लूप जब आप यूज करेंगे पाइथन के अंदर तो आपको उसके लिए कुछ इस तरह का सिंटेक्स लिखना पड़ेगा कि एक आइट्रेटर होगा आई, ठीक है, वो 0 से 10 के दरमियान आइट्रेट करेगा, ठीक है, और उस आइट्रेशन के दरमियान आपने उससे जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इन मोस्ट केसेस हम लोग आई को प्रिंट ही करवा रहे होंगे अगर मैं काउंटिंग सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब ये 0 से 10 वाली जो सिंबल थी इसको मैं रिप्लेस करता हूँ। हमारे पास पाइथन के अंदर एक फंक्शन अवेलेबल होता है रेंज का, तो अगर आप कोई लिस्ट जनरेट करना चाह रहे हैं एक स्पेसिफिक रेंज के दरमियान तो आपको हेल्प आउट कर देता है इस तरह के काम परफॉर्म करने में। तो लेट्स सपोज मैं इससे लिस्ट जनरेट करवाना चाह रहा हूँ 0 से 10 के दरमियान, तो मैं कहता हूँ फॉर आई, मतलब एक आइट्रेटर होगा आई जो 0 से 10 के दरमियान आइट्रेट करेगा, ठीक है, तो ड्यूरिंग आइट्रेशन वो अपने आप को प्रिंट करवाता रहेगा। तो इसमें जो लूप स्टेटमेंट्स लिखने का तरीका है वो ट्रेडिशनल जो C++ के लूप है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसने प्रिंट क्यों नहीं किया? स्ट्रेंज। सर इसको कोई इनिशियल वैल्यू नहीं सर देनी हमें? इंक्रीमेंट वगैरह का नहीं बताएंगे? नहीं, इसमें ऑटोमेटिकली रेंज ने इसको इंक्रीमेंट करना होता है। एक मिनट है, तो मैं इसको लिस्ट लेता हूँ 1 2 3 4 5 और इसको बताता हूँ कि एन अदर ने आइट्रेट करवाना है लिस्ट को, ये करवा रहा है। अब मैं यही काम इससे कहता हूँ रेंज से करेगा, ठीक है, और रेंज के अंदर मुझे बताना है 0 से 10 के दरमियान। Syntax is different because it is a function. Okay, मेरे ख्याल सिंटैक्स में शायद कोई गलती की थी हमने। एनी हाउ, तो रेंज आपकी ऑटोमेटिकली लिस्ट जनरेट करने में आपकी हेल्प आउट कर देता है। अब जो लिस्ट जनरेट हो रही है उसमें आपको पता है कि इसने इनिशियलाइज उसको किया 0 से। लेट्स सपोज अगर मैं 1 से करता हूँ तो इसने इसको रोका कहाँ है, मैंने इसको 10 तक जाने के लिए कहा था। तो रूल आपको ऑलरेडी पता है, इट विल नॉट कंसीडर n बल्कि n-1 को कंसीडर करेगा। तो अगर मैंने 10 तक प्रिंट करवाना है तो मुझे यहाँ पे 11 लिखना है, तो ये 1 से 10 तक की काउंटिंग आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो वाइल लूप तकरीबन वैसे ही लिखा जाता है जिस तरह C++ के अंदर, लेकिन फॉर लूप लिखने का तरीका इसमें थोड़ा डिफरेंट है। तो इट इज एक्चुअली एन आइट्रेटर। तो इस आइट्रेशन के लिए आप लोग क्या करते हैं कि इस एन अदर या आई ने आइट्रेट करना है इस चीज के दरमियान। तो ये कोई लिस्ट हो सकती है, कोई फाइल हो सकती है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। तो ये पूरे का पूरा लूप उस पूरी चीज को आइट्रेट करेगा, ठीक है। तो फॉर लूप और वाइल लूप की इंप्लीमेंटेशन में बेसिक जो डिफरेंस था वो भी आपने देख लिया। अब इसके अंदर फंक्शंस लिखे जाते हैं। अच्छा, एक चीज कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट का आपको पता होगा कि ये किस किस कंडीशन में यूज की जाती है। ब्रेक स्टेटमेंट आपके उस लूप को ब्रेक करेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट में ले जाएगा, और कंटिन्यू उसको नेक्स्ट आइट्रेशन में ले जाएगा। तो जिस तरह आपके पास C या C++ में यूज होती है एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे भी इन्हीं कीवर्ड के अगेंस्ट यूज होती हैं। अब आ जाते हैं हम लोग फंक्शंस पे। तो फंक्शंस पे हमारी मीटिंग एंड होने में रह गए 2 मिनट और लेक्चर एंड होने में रह गए 10 मिनट। तो 1-2 मिनट की ब्रेक लो, बल्कि ब्रेक नहीं लेनी, फौरन आपने वापस आना है, फंक्शंस को कवर करते हैं और लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा इसी लिंक को ज्वाइन करके वापस आ जाओ, हम लोग लेक्चर ताकि टाइमली खत्म कर लें। ओके, तो हमारा ट्यूटोरियल का लास्ट जो टॉपिक है वो है फंक्शन। तो फंक्शंस को लिखने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है आपकी जो बाकी लैंग्वेजेस उससे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ C++ की, तो उसमें फंक्शन लिखने के लिए आपको 3-4 चीज़ें लाजमी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो उसका बेसिक फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है, डू समथिंग, ठीक है।
तो फंक्शन लिखने के लिए आपको उसकी रिटर्न टाइप बतानी पड़ती है कि ये फंक्शन अपना काम कंप्लीट करने के बाद किस तरह का डाटा रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको उसका नाम बताना पड़ता है, नाम के ऊपर आइडेंटिफायर के सेम रूल अप्लाई होते हैं। यहाँ पे आपको उसके पैरामीटर्स बताने पड़ते हैं और यहाँ पे उस फंक्शन का पूरा कोड ब्लॉक आएगा। इसके अंदर आप ऑलरेडी पता है कि हम लोग ब्रेसेस या ब्रैकेट्स यूज नहीं करते, ये इंडेंटेशन के ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। इसके अंदर रिटर्न टाइप वगैरह भी हम लोग नहीं बताते कि किस तरह की रिटर्न टाइप आएगी, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल्स को हम लोग बाय डाटा टाइप इनिशियलाइज ही नहीं करवा रहे हैं, तो ये भी चीज़ गई। तो हमें सिर्फ फंक्शन का नाम चाहिए, उसके पैरामीटर्स चाहिए और उसके अगेंस्ट आने वाला कोड चाहिए। तो इसके अंदर जब एक फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा होगा तो हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे DEF। DEF स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, लेट्स सपोज मैं उसका नाम रख रहा हूँ ऐड, ठीक है। तो ऐड, और इसके अंदर मैं पैरामीटर्स दे रहा हूँ P1 एंड P2। तो एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज की तरह मुझे यहाँ ये नहीं बताना पड़ा कि ये जो पैरामीटर आएगा इंटीजर टाइप का आएगा, ये स्ट्रिंग टाइप का आएगा, किस तरह का ये पैरामीटर आने वाला है। मैंने सिंपली उसका नाम रख दिया कि एक पैरामीटर होगा P1, एक दूसरा पैरामीटर होगा P2। फंक्शन का नाम है ऐड विच इज एन आइडेंटिफायर, इसके ऊपर आइडेंटिफायर के सारे रूल्स अप्लाई होंगे, और डेफिनेशन एक कीवर्ड है जो बता रहा है कि कोई चीज नई डिफाइन की जा रही है। अगेन इसके बाद मैं कॉलन यूज कर रहा हूँ, और कॉलन के बाद आपको पेशा पता है कि एक पूरे का पूरा कोड ब्लॉक ये स्ट्रीट आएगा, तो ये पूरे का पूरा कोड ब्लॉक लिखा जाएगा, इस फंक्शन की डेफिनेशन होगी। तो एडिशन है अगर दो चीजों की, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ कि जी P1 प्लस P2, ठीक है। तो P1 और P2 दोनों ऐड होंगे, इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ रिजल्ट के नाम से, और एट द एंड मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करवा लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं अगर प्रिंट नहीं भी करवाना चाह रहा और मैं इस वैल्यू को रिटर्न करना चाह रहा हूँ, तो मुझे जो कीवर्ड यूज करना वो है रिटर्न और इस फंक्शन का नाम। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो कंपाइल हो गई। अब मुझे सिर्फ इस फंक्शन को यूज करना है। तो लेट्स सपोज मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ 1 एंड 3। तो 1 बाय डिफॉल्ट आपको पता है P1 में चला जाएगा एंड 3 P2 में चला जाएगा, दोनों को ऐड करेगा, रिजल्ट स्टोर होगा, रिजल्ट एट द एंड रिटर्न कर दिया जाएगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4। अब मसला इसमें क्या आता है कि क्योंकि इसने हमें इतनी ईज प्रोवाइड कर दी है कि मैं अब इसको बड़े आराम से यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ ए नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स पास करता हूँ, और उन स्ट्रिंग्स के अगेंस्ट ये मुझे एडिशन करने के बजाय दोनों को कंकैटिनेट करके रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह की जो आपके पास लिमिटेशंस हैं, कुछ इसको लिमिटेशन कंसीडर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, और कुछ इसे अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से एक फीचर कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको ओवरकम करना प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर गलत पैरामीटर्स वैल्यूज आपके पास आ रही है तो उसको आपने किस तरह से टैकल करना है। सबसे आसान जो सोल्यूशन हम लोग यूज करते थे वो यही था कि इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही आई, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता था एक इंट वैल्यू के अंदर। तो अगर इसमें कोई ऐसी वैल्यू होती थी विच इज अ स्ट्रिंग और कैरेक्टर, तो मुझे यहाँ पे एरर आ जाएगा और इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, तो मुझे पता होगा कि एक्चुअली मेरा प्रोग्राम गलत आउटपुट क्यों रिटर्न कर रहा है। तो फंक्शंस को यूज करते हुए ना तो आपको पैरामीटर की डाटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत है, ना रिटर्न टाइप डिफाइन करने की जरूरत है, ना ही हमें ब्रेसेस लगाने की जरूरत है। ईच एंड एवरीथिंग इज जेनेरिक और जस्ट लाइक ए नेचुरल लैंग्वेज। तो इस चीजों को आप लोगों ने खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरह आपने इसको ओवरकम करना है। अब स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की अगर बात करें तो प्रिंट करते हुए आप लोग दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंकैटिनेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज स्ट्रिंग 1, और इसको अगर आप कंकैटिनेट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली प्लस का सिंबल यूज करेंगे, दिस इज स्ट्रिंग 2, ठीक है। तो कंकैटिनेशन के लिए प्लस का सिंबल भी यूज किया जाता है। लेट्स सपोज अगर आप प्लस सिंबल यूज नहीं करना चाह रहे और मल्टीपल स्ट्रिंग्स को एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए कोमा भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों का काफी हद तक जो काम है वो ठीक सेम होता है, लेकिन कोमा जब आप यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट स्ट्रिंग से पहले एक स्पेस अपने आप ऐड कर देगा। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्ट्रिंग 1 एंड हुई और स्ट्रिंग 1 और 2 के दरमियान एक स्पेस ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है, दोनों में से आप जो भी यूज करना चाहे कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज आप स्ट्रिंग के दौरान कोई वेरिएबल यूज करना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप इस तरह से करेंगे, दिस इज स्ट्रिंग 1 वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1, और उसके बाद दिस इज स्ट्रिंग 2, ठीक है। तो कुछ एक स्पेसिफिक हम लोगों ने इसमें यूज कर लिए कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो ये आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिर्फ पाइथन के बेसिक्स को देखा है, सिर्फ इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो चीज़ आप बाकी लैंग्वेज में कर चुके हैं वो इसमें भी पॉसिबली की जा सकती है। सिर्फ थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है,
या किसी चीज के अंदर थोड़ा सा लॉजिक डिफरेंट हुआ है, जैसे फॉर लूप के अंदर लॉजिक डिफरेंट हो गया, या आपके जो फंक्शंस थे उसके अंदर थोड़ा लॉजिकली या कंसेप्चुअली आपका काम डिफरेंट हो गया। हर चीज जो लाजमी थी आपके पास सी प्लस प्लस में, वो यहाँ पे लाजमी नहीं रही, आपको इसने काफी रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट हमारा अभी रह गया फाइल हैंडलिंग का, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें फाइल हैंडलिंग बड़ी आसान है एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस, जिसमें आप स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं, स्ट्रीम्स क्रिएट करने के बाद फिर उसका इनिशियलाइज करते हैं और ये सारा कुछ। तो इसमें आप एक वेरिएबल बनाते हैं जी, लेट्स सपोज फाइल ऑब्जेक्ट के नाम से, आप इसको कोई भी नाम रख सकते हैं, और फंक्शन है हमारे पास ओपन के नाम से, ठीक है। इस ओपन फंक्शन के अंदर मुझे फाइल का नाम बताना है, लेट्स सपोज फाइल नेम डॉट txt। तो आपने बताना है कि फाइल एक है इस नाम से, उसको ओपन करो, लेकिन हर फाइल को ओपन करने के लिए आपको उसका मोड बताना पड़ेगा कि किस मोड में आपने उसको ओपन करना है। आइदर उसको रीड मोड में ओपन करना है, रीड राइट में, अपेंड मोड में। तो इसके डिफरेंट मोड्स ऑलरेडी हैं, और आपको स्लाइड के अंदर वो लिंक भी है जिसको आप अगर एक दफा एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ कि रीड प्लस मोड, मतलब रीड एंड राइट मोड के अंदर। तो इसको अगर मैं ओपन करना चाह रहा हूँ तो ये मुझे एक एरर देगा। अब एरर मुझे ये दे रहा है कि मैं क्योंकि इसको रीड मोड में ओपन करना चाह रहा हूँ, और अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं राइट भी करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन रीड मोड में कोई भी फाइल तब तक ओपन नहीं होगी जब तक आपकी वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो इस वजह से ये फंक्शन मेरा काम नहीं करेगा। मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा राइट मोड, मतलब फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो ऑटोमेटिकली उस फाइल को क्रिएट करे। तो एनी हाउ इसको मैंने राइट मोड में ओपन करवा लिया। अब फाइल के ऊपर हम लोग दो ही ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, या उस फाइल से कुछ रीड कर रहे हैं या उस फाइल के ऊपर कुछ राइट करवा रहे हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं कुछ फाइल पर राइट करवाना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट के बाद अब मैं एक फंक्शन यूज करूंगा राइट लाइंस के नाम से, ठीक है। तो फाइल ऑब्जेक्ट आपका ऑलरेडी बना हुआ है, उसका एक फंक्शन है राइट लाइंस। राइट लाइंस के अंदर मैं कोई भी स्ट्रिंग पास करता हूँ तो वो स्ट्रिंग आपकी फाइल के ऊपर राइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये फाइल सॉरी जो स्ट्रिंग है ये ऑटोमेटिकली आपकी फाइल के ऊपर राइट हो चुकी है। अब लेट्स सपोज मेरा फाइल से रिलेटेड काम खत्म हो गया, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप उसको एट द एंड प्रॉपर्ली क्लोज भी करें। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि ये फाइल राइट रीड हुई है नहीं, मैं इसको नेक्स्ट टाइम एक दफा ओपन करता हूँ रीड मोड के अंदर। अब मैंने रीड करवाना है फाइल से, तो मैं कह रहा हूँ फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस, ठीक है। तो रीड लाइंस का जो फंक्शन ऑटोमेटिकली फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर जो कुछ भी पड़ा होगा उसको रीड करेगा। तो उसने जो भी रीड किया वो उसने मेरे पास इस यहाँ पे शो करवा दिया। तो अगर आपने ऑलरेडी फाइल हैंडलिंग की हुई है सी प्लस प्लस के अंदर तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसके अंदर फाइल हैंडलिंग एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस बहुत आसान है। तो जितना भी डाटा उसने रीड लाइंस के थ्रू रीड कर लिया, जो भी मैं राइट करवाना चाह रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ राइट लाइंस मैंने राइट करवा दिया। तो मोड्स को एक दफा आप लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि मोड्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बाजुकात ऐसा होता है कि आप नया डाटा ऐड करने जा रहे हैं और आपने उसको राइट मोड में ओपन किया तो पुराना डाटा सारे का सारा रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह नया डाटा आ जाएगा। अगर आपने उसको रीड मोड में ओपन किया तो डाटा राइट ही नहीं होगा। अगर आपने उसको अपेंड मोड में ओपन किया तो डाटा नया रीड राइट होने के बजाय डाटा एट द एंड ऑफ फाइल अपेंड होना शुरू हो जाएगा। तो हर फीचर के या हर मोड के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, तो इसको लाजमी कंसीडर करना अपने फाइल को ओपन या क्लोज करते हुए, ठीक है। Anyhow, these were some features और basic functionalities of Python। इसके अंदर अगर किसी को क्वेश्चन वगैरह है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग लेक्चर एंड करते हैं। सर बस एक चीज बता दें, जैसे आपने कहा कि वो ऑलरेडी डाटा को रिप्लेस कर देता फाइल में जो पड़ा हुआ है, तो सर हम इसकी एग्जांपल कर सकते हैं। जैसे हमने ये जो एक लाइन लिखी है फाइल में, तो इसके आगे हम अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप उसकी एक एग्जांपल करवा सकते हैं अभी हम। ठीक है, लेट्स सपोज वो उसे रिप्लेस ना करें, उसे नेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है। रिप्लेस ना करने के लिए हम लोग उसको अपेंड मोड में, पहले मैं इस चीज को इंश्योर कर लेता हूँ क्लोज है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ अपेंड मोड के अंदर, ठीक है। और मैं इससे अगेन राइट भी करवा रहा हूँ और क्लोज भी करवा रहा हूँ, ठीक है। क्लोज हो चुकी, मैं उसको अगेन रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ और अब मैं इसको रीड करता हूँ। तो ये अपेंड मोड के अंदर पुरानी लाइन भी आपकी रही और नई लाइन भी ऐड हो गई। ओके सर, क्लियर, थैंक यू। वेलकम। और इसके अलावा